देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तो चलिए पहले आप में जो मामला फंसा हुआ था महाराष्ट्र में, वो जरा अब बदलता दिख रहा है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है फोन, लेकिन फोन पर बधाई दी है। जिस खबर के साथ हमने इस बुलेटिन की शुरुआत की थी, पहली हेडलाइन के साथ, जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत पर बधाई दी है और कहा है कि जिस तरह की जबरदस्त जीत के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके लिए वो उन्हें बधाई दे रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सिर्फ बधाई तक ही सीमित रही बात अमिताभ, अभी तक क्या खबर है? देखिए, अब रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। अब लगता है कि जो सरकार बनाने के लिए जो भी कम संख्या थी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि दूरियां मिटाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उद्धव बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि उद्धव ठाकरे वो शिवसेना प्रमुख है, उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह को फोन करके बात की है और उन्हें जीत की बधाई दी है। यानी बातचीत की एक प्रक्रिया, जो बर्फ जम गई थी रिश्तों पे, उसको पिघलाने की कोशिश शुरुआत हो गई है और इस बातचीत का ही नतीजा होगा कि अब बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही, बीजेपी का मुख्यमंत्री भी होगा, लेकिन एक चीज तो साफ है कि सहयोगी कौन होगा वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। लेकिन क्या इस फोन की टाइमिंग के बारे में कुछ अंदाजा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने फोन किया? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की कुछ देर पहले की ही घटना है ये, और बीजेपी के सूत्रों ने यही बताया है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों को उद्धव ठाकरे ने फोन करके बात की है और जीत की बधाई दी, और जीत की बधाई के साथ ही गिले शिकवे दूर करने की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। अभी जो खबर आ रही है वो इतनी ही है, तो इससे ज्यादा पढ़ना जल्दबाजी कहलाएगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को ही उद्धव ठाकरे ने फोन पर जीत की बधाई दी है। क्या इसके आगे बर्फ पिघलकर सरकार बनाने तक की स्थिति आती है पुराने गठबंधन के साथियों के लिए, जो टूट गए थे, 25 साल बाद बिछड़ गए थे? अभी सवाल बाकी है, लेकिन अब रुक करते हैं उस विशेष पेशकश का जो हम आपको दिखाने वाले हैं। हम कह रहे हैं जोड़ी नंबर 1, और वो इसलिए क्योंकि दिवाली से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने ऐसा धमाल किया है कि बीजेपी को दिवाली पर डबल धमाल करने का मौका मिल गया, और ये जोड़ी एक बार फिर हो गई है सुपरहिट। ये ढोल की नहीं, जनादेश की थाप। लोकतंत्र में जिस पार्टी की पीठ पर जनता की थपकी पड़ती है, वो ऐसे ही झूमती है। देश भर में भाजपाइयों ने चुनावी जीत का उत्सव मनाया। दो राज्यों में कमल क्या खिला, भाजपाइयों के चेहरे खिल गए, हाथों में फुलझड़ियां आ गई, सड़कों पर पटाखों की झड़ी लगा दी। दिल्ली से अहमदाबाद तक शहनाइयों के सुर गूंजने लगे, ढोल ताशे बजे, बीजेपी नेता जमकर नाचे। ये जीत का उत्साह है, ये वो जीत है जिसके लिए बीजेपी दशकों से संघर्ष करती रही। ये वो जीत है जिसे कमाने के लिए पार्टी नेताओं ने दिन रात एक कर दिया। सो जश्न लाजमी। मई के महीने से बीजेपी दफ्तर की रौनक बढ़ गई है। जब तब जश्न होते हैं, मानो खुशियों ने 11 अशोक रोड का रुख कर लिया है। खुशियों को बीजेपी हेडक्वार्टर तक लाने के पीछे दो चेहरे हैं। भगवा ब्रिगेड की ये जोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। जिस प्रकार से हमारी सरकार लगभग 4 महीने से चल रही है, उसके कार्यकाल पर, उसके काम पर, उसकी योजनाओं पर जनता ने एक दृष्टि से मोहर लगाई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लोकसभा में अपना चुनावी मैनेजमेंट साबित कर दिया था। मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के पार्टी कमान थामने के बाद ये पहली परीक्षा थी, और इस परीक्षा में ये जोड़ी कामयाब साबित हुई। हरियाणा में बीजेपी ने सबको पटखनी दी। आंकड़े बताते हैं
कि बीजेपी कहां खड़ी है और बाकी कहां छूट गए। 2009 के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, उसने कांग्रेस का किला ढहा दिया। आईएनएलडी जैसी पार्टी को उसके गढ़ में पस्त कर दिया और एचजेसी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। हरियाणा में इस जोड़ी का जादू बखूबी चला। बीजेपी अध्यक्ष ने हरियाणा में गठबंधन की राजनीति को तजकर अपने बूते चलने का फैसला किया। बैसाखियां छोड़ पार्टी हरियाणा की जमीन पर चली तो प्रधानमंत्री ने आक्रामक प्रचार शुरू किया। नरेंद्र मोदी में जनता ने एक कुशल शासक देखा और मोदी हमेशा की तरह विकास के नारे के साथ बहुमत मांगते रहे। जातिवाद, प्रांतवाद, भाई भतीजावाद, बेटी दामादवाद, सब कुछ छोड़ो, चाचा भतीजा को छोड़ो, अब एक ही रास्ता चुनो, वो रास्ता है विकास। जनता ने मोदी को हाथों हाथ लिया। इस जोड़ी का एक चेहरा चुनावी कैनवास पर चमकता रहा तो दूसरा चेहरा पर्दे के पीछे वाले नायक की भूमिका में रहा। मोदी की प्रत्यक्ष और शाह की परोक्ष नीतियों ने महाराष्ट्र में भी अपना रंग दिखाया। ये जीत हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, ये दोनों राज्यों के और देश भर के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे थे, उसकी जीत है। महाराष्ट्र के आंकड़े सनद हैं कि कैसे बीजेपी ने सबको पीछे छोड़कर बढ़त बनाई है। 2009 में भगवा ब्रिगेड अर्धशतक लगाने के लिए तरस गई थी, लेकिन 2014 में पहली बार महाराष्ट्र में 100 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। हालांकि बीजेपी का साथ छोड़ने के बावजूद शिवसेना ने भी बढ़त कायम की है, लेकिन शिवसेना के अलावा बाकी सबको नुकसान ही हुआ है। हैरत है कि मराठा राजनीति के झंडा बरदार राज ठाकरे को भी मराठियों ने नकार दिया। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस समेत क्षत्रपों के भी गढ़ तोड़ दिए। जनता ने जातीय जबड़ों से बाहर निकलकर मतदान किया। सबके खातों से वोट सूबे की रेत की तरफ फिसल गए, लेकिन वोटों की खाद से कमल लहलहा उठा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जादू दोनों राज्यों में चला। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। चुनाव से ठीक पहले तक बीजेपी गठबंधन और सहयोगियों के बूते चुनाव में कूदने की तैयारी में थी। एक वक्त पर पहले बीजेपी ने हरियाणा में गठबंधन छोड़ दिया, फिर महाराष्ट्र में हालात ऐसे बने कि वहां भी गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने सिर्फ अपने नेता और अपनी रणनीति पर भरोसा करके चुनाव में जीत हासिल की है। ये जश्न, ये खुशी, जीत का यह एहसास जो एक बार फिर बीजेपी के हिस्से आया है, उसकी वजह है ये जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर साबित किया है कि कायम है इस जोड़ी का जलवा। नरेंद्र मोदी को जितना खुद पर यकीन है, उससे कम अमित शाह पर भी नहीं। यही वजह है कि ये जोड़ी चुनाव दर चुनाव कामयाबियों की बुलंदियां छू रही है। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिला, उन्होंने अमित शाह की तारीफ की, तो अमित शाह ने भी हर बार जीत का सेहरा मोदी के सिर बांधा। आज ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया ही है, मानती है, उसके साथ में देश की जनता मोदी जी को निर्विवादित नेता के रूप में भी स्वीकार करती है। मोदी को अमित शाह पर पूरा भरोसा है, तभी तो बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने खुद से पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के समर में उतार दिया। अमित शाह जनता की नब्ज पकड़ने
और उसे भावनात्मक रूप से अपने लिए ढालने में माहिर है। लिहाजा उन्होंने मोदी के अभियान से पहले पिच तैयार की। सूबे की जनता क्या चाहती है, पार्टी के लोकल नेता और कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, इसको परखने के बाद अमित शाह ने जो खाका खींचा, उसी के मुताबिक तैयार हुआ मोदी का एजेंडा, जिसमें सबसे ऊपर रखा गया विकास, कांग्रेस मुक्त राज्य और पूर्ण बहुमत का शंखनाद, जिस पर जनता ने मुहर लगा दी। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। लोकसभा में मोदी की लहर चली तो बीजेपी के नेताओं को यकीन था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी मोदी के नाम का सिक्का चलेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो महाराष्ट्र में भी उसे शिवसेना का छोटा भाई बनकर रहना मंजूर नहीं था। बीजेपी ने शिवसेना से 288 में से 135 सीटें देने की डिमांड की, लेकिन शिवसेना को यह मंजूर नहीं था। वो खुद 151 सीटों से कम पर राजी नहीं थी। और तो और मुख्यमंत्री पद से भी उसका मोह किसी से छिपा नहीं रहा। अच्छी बात है, क्यों उसमें बुरा क्या है? लोग अगर मेरे ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, विश्वास रखना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, हमें बुराई नहीं लग रही है, बुराई आपके सहयोगी को लग रही है। वो चेहरा बदलना चाहता है। नहीं, ऐसे लगा नहीं मुझे। नहीं, लेकिन अगर सहयोगी हो या कोई हो, लोगों के आईने में मैं दिख रहा हूं या उनके मन में मैं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, बीजेपी को शिवसेना का रवैया रास नहीं आया। कई दौर की बैठकें हुई, सीटों की पहेली सुलझाने की कोशिशें हुई, कई फॉर्मूले आए, लेकिन बात बनी नहीं। आखिरकार 25 सितंबर को शिवसेना बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार को महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यही हमारा मकसद है। और उसी दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग, हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। शिवसेना ने गठजोड़ के टूटने का पूरा ठीकरा बीजेपी और मोदी के सिर फोड़ा, लेकिन मोदी को खुद के कामकाज और महाराष्ट्र की जनता पर यकीन था, जिसकी वजह से उन्होंने शिवसेना पर सीधा हमला करने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा किया। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। अब जबकि विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने, ये साबित हो गया है कि जनता को नरेंद्र मोदी के कामकाज पर पूरा भरोसा है, उनके वादों पर, उनके दावों पर यकीन है, और यकीन है बीजेपी की इस जोड़ी पर। तभी तो एक बार फिर चल गया है इस जोड़ी का जादू। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। इस जोड़ी ने बहुत सारा विरोध और विपक्ष का आरोपों का सामना भी किया है। लोकतंत्र में अगर विरोध की आजादी होती है तो उसकी खूबसूरती सबसे बड़ी ये होती है कि तमाम आरोपों का जवाब या फिर तमाम विपक्ष का जवाब आप लोकतंत्र में जीत के जरिए, चुनाव के जरिए, जीत के जरिए दे सकते हैं। लेकिन करिश्मा है क्या इनका? कहां दिखेगा ये करिश्मा विधानसभा में? लिए चलते हैं आपको। सईद अंसारी हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कैसी होगी अब विधानसभा की महाराष्ट्र में तस्वीर। अंजना, करिश्मा नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है, जादू नरेंद्र मोदी का चल चुका है। और ये देखिए, जो पार्टी 2009 में अर्धशतक पूरा नहीं कर पाई थी, उसने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 124 सीटें हासिल कर ली हैं और 25 सालों में 100 का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी पहली पार्टी बनी। हालांकि 145
से कम, यानी कि जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। कोई बात नहीं, शिवसेना को भी फायदा हुआ है। शिवसेना अलग हो गई थी बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा कि हम अलग नहीं हुए हैं, ये शिवसेना का फैसला है। सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद हुआ था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने फोन कर दिया है नरेंद्र मोदी को, तो संभावना सबसे ज्यादा अगर है तो वो ये कि शिवसेना के समर्थन से सरकार बन जाएगी, शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बना। लेकिन पतन कांग्रेस का लगातार लोकसभा चुनाव से जो हम देख रहे हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा, लगातार जारी है। और वो जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, अब सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो एनसीपी को हुआ है, शरद पवार को हुआ है। हालांकि शरद पवार ने अपने पत्ते खुले रखे थे, बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है एनसीपी ने बीजेपी को, लेकिन 40 सीटों पर सिमट गई है एनसीपी। यहां पर पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान एनसीपी को हुआ है। और एमएनएस 13 से 1 पर राज ठाकरे को मंथन करना होगा, सोचना होगा कि क्या हो गया आखिर कि वो सिर्फ एक चुनाव के बाद ही 1 पर सिमट कर रह गए, अन्य यहां पर 18 हैं। तो हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू चला है। 145 जादुई आंकड़ा, बहुमत के लिए अंक वो ना जुटा पाए हों, लेकिन सबसे बड़ा दल और 100 का आंकड़ा पूरा किया है 124 सीटों के साथ। मतलब यह हुआ कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर एकदम बदली होगी और हो सकता है कि बीजेपी शिवसेना सरकार बना ले। हालांकि इसका फैसला आज रात तक या कल तक हो जाएगा। बात हरियाणा की करते हैं अब। और लीजिए यहां पर हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जहां 46 जो जादुई आंकड़ा था उससे एक ज्यादा, यानी कि 47 सीटें हासिल करके बीजेपी ने अपना दबदबा, अपना वर्चस्व कायम किया है और अपने दम पर, अपने बूते सरकार अब बीजेपी यहां पर बना लेगी। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। सबसे बड़ा दल, तीसरे नंबर का दल यहां पर हो गया है। आईएनएलडी को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर रही है। बीजेपी को हरियाणा में किसी की जरूरत नहीं है और लगातार सत्ता पर काबिज कांग्रेस को उखाड़ फेंका है बीजेपी ने। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा और यही